बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमीन मशाल और आप देख रहे हैं K2 TV। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तावन किया है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन ने। क्लाइमेट चेंज के मौजू पर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे तो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ प्रोग्राम हो या अदर जितने डिस्कशन टाइप प्रोग्राम्स हो, तो उसमें ज़्यादातर मईशत या सियासी गुफ्तगू होती है। ऐसे आपने बहुत ही कम प्रोग्राम देखे होंगे कि जिसमें माहौल के हवाले से या मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर पैनल बैठा हो और उसको डिस्कस कर रहा हो। तो आज मेरे साथ जितने मेहमानानी गिरामी इस प्रोग्राम में शरीक है, जो पैनल हमने सेलेक्ट किया है, तो तमाम तर माहौलियाती तब्दीली या मौसमियाती तब्दीली के एक्टिविस्ट हैं। एक एक के साथ हम ये मौजू डिस्कस करेंगे। So let me introduce first my panel. डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद है। जियोग्राफ़ी के टीचर है, इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाते हैं। सर, आपको वेलकम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और इसके साथ दूसरा एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, रहमान बादशाह साहब। वो भी मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली के हवाले से काफ़ी एक्टिव है। सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया या जितने भी प्रोग्राम्स इस हवाले से मुनक़िद किए जाते हैं, तो उसकी मौजूदगी वहाँ पे होती है। रहमान बादशाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हारून सरबदियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, फेथ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ कई प्रोग्रामों में उन्होंने क्लाइमेट चेंज के मौजू पर गुफ्तगू की है। तो सर, आपको भी वेलकम। और साथ ही मोहतरमा आसमा शहजाद साहिबा, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक साहब से। जियोग्राफ़ी के टीचर हैं और क्लाइमेट चेंज के मौजू पर उसकी काफ़ी रिसर्च है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस मौजू को ओपन करें और लोगों को अवेयर करें कि एक तो इसमें काफ़ी लोग परेशान है कि मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली या एज अ होल क्लाइमेट चेंज क्या है? जी, जो मौसमियाती तब्दीली है, इसमें जो है टेम्परेचर का राइज होना, अच्छा, और जो है जो हमारे जो वेदर पैटर्न है उसका चेंज होना जो है, ये होल जो है शामिल है, इसमें जो है शामिल है। टेम्परेचर का राइज होना और जो है वेदर जो है का पैटर्न में जो चेंजेस वाक़ होते हैं, तो ये जो है इसको हम आमतौर पर मौसमियाती तब्दीली कहते हैं। आजकल जो है आप देखते हैं कि जो टेम्परेचर है दिन ब दिन जो है बढ़ता जाता है, इजाफा हुआ है। हाँ, जो इजाफा होता है। और इसके साथ साथ जो है आप अगर आप देखें तो इसमें जो है हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जो है इसमें जो है बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मतलब इसमें जो है इसकी किरदार बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो है कोल बर्निंग है और जो है ब्रेक किलन है, या इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो कार्बन इमिशन हैं, ये जो है इसमें जो है ये मौसमियाती तब्दीली में जो है बहुत हम ये अवामिल इसमें शामिल है। जी। तो मैं अब आता हूँ हारून सरबदियाल साहब के साथ। हारून साहब, फेथ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं आप, और हमने आपको सुना है कि दीगर मौज़ूआत के मुकाबले में आप ये इन्वायरमेंट के मौजू में ज़्यादा आप एक्टिव हैं और काफ़ी परेशान भी कभी कभार लगते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी लोगों को अवेयर करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जिसका एज असासी रहनुमा मैं एज अ फेथ इन्वायरमेंटलिस्ट एंड रिलीजियस स्कॉलर काम कर रहा हूँ। और आज हमारे इस इदारे की तरफ से ये आज खूबसूरत गुलदस्ता सजाया गया है ताकि हम एटलीस्ट पाकिस्तान और दुनिया भर के जो किसी न किसी मजहबी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, आज की मौसमियाती तब्दीली के बुरे असरात की वजह से माहौल में जो एक बहुत डिज़ास्टर रुनुमा हुआ है, और यकसर हमारी ज़िंदगी हर तरह से, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो, चाहे वो आपका जो फूड सिक्योरिटी है या आपका लाइफस्टाइल है, वो तब्दील होकर रह गया है। और दुनिया भर में एक बहुत बड़ी जो है वो मनफी रुझान जो है मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली के रूनुमा हो रहे हैं। हम चाहते यही हैं कि इनको साइंसी बुनियादों पर तो बताया जा रहा है
और रियासती इदारे भी इसके बारे में गाहे जो है इसके बारे में इजहार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा ख़ुद ताल्लुक जो है एक मजहबी अकीदे से है, तो हम चाहते ये हैं कि इस वक्त आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को सोच लिया और समझ लिया, और पूरी दुनिया के जो मजहबी रहनुमा हैं या फॉलोअर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर जितने इंटरनेशनल और नेशनल नैरेटिव्स हैं, मुख्तलिफ तबाहकारियों पर मबनी जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इस तरह के जो मुख्तलिफ जेंडर बेस्ड जो मजहबी हलके हैं उनकी अकाबरीन को लेकर, एक्सपर्ट्स को लेकर इन मसाइल को हल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरी आज जिम्मेदारी यही है कि किस तरह मैंने अपनों को इस कुर्रे अर्ज़ पर जो रहने वाले हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर ये जो मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली की वजह से बुरे असरात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ज़िंदगी को यहाँ पर जो है वो ख़तरात से दो चार करने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह के हमारे अभी जो पैनलिस्ट हैं वो अभी बताएंगे कि इसके साइंसी, जियोग्राफिकली और एक घरेलू सतह पर किस तरह इसकी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है। तो हम चाहते यही हैं कि अपने अपने मज़हब के अकायद के जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो कुरान करीम ज़िक्रुल आलमीन है या बाइबल शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहब हैं या रामायण और गीता जी हैं, इसकी तालीमाती रोशनी में किस तरह हम ये जो चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिशनर्स को, यानी अमल करने वालों को किस तरह उनकी तादाद को सेंसिटाइज करके उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि ये सिर्फ रियासत ही का किरदार ना हो कि वो रियासती सतह पर अपने फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या इस तरह के चंद गिने चुने डिपार्टमेंट्स के ज़रिए इस तरह के हालात को काबू करने के लिए अपना किरदार निभाए, बल्कि इस कुर्रे अर्ज़ पर रहने का एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा होते हुए पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं इस किस्म के हालात को अपने घर, अपने माहौल और अपने मुल्क को इन ख़तरात से बचाने के लिए अपना अपना जो है वो किरदार निभाए। तो वक्त के साथ अभी बिल्कुल के जो सवालात होंगे उसमें हम अपना किरदार निभाएंगे। आज मेरा कहना यही होगा कि वाहिद हल जो है इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात को कम करने का है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन का है। और जो ऑलरेडी प्लांटेड जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से करोड़ों अरबों दरख्त हमारी कोशिशों के अलावा ही हमारी हिफाजत के लिए जो इनाम कर दिए लगे हुए, तो एटलीस्ट मेरी हम रिक्वेस्ट यही होगी कि हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े तनावर दरख्त और जो पौधे हैं ये तबाह हो रहे हैं, एटलीस्ट हम अपना किरदार निभाते हुए पौधे अगर हम लगा नहीं सकते तो उसको बचाने के लिए हम उसको अपने इर्द गिर्द के पौधों को पानी ज़रूर दें। रहमान बादशाह साहब, किरदार कैसे निभाएंगे आप, चूँकि नौजवान शख्सियत है और जितने भी यूथ एक्टिविटीज़ होती है तो आप उसमें शिरकत करते हैं, तो किस तरह इस अमल को आगे लेकर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं यूथ की, तो पाकिस्तान में तकरीबन 64% जो है वो यूथ है जी, और दुनिया के जो जितने ऐसे ममालिक है जिसमें यूथ की तादाद ज़्यादा है तो पाकिस्तान उनमें से एक है। तो अगर यूथ इस मसले को लेकर आगे आ जाएं और इस पर बात करें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं तो उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इन्वायरमेंट को हम किस तरह बचा सकते हैं। तो पहले इसकी अवेयरनेस पर काम किया जाए। तो अगर यूथ इस ऐसे ज़माने में उठे और वो सोशल मीडिया के थ्रू या जो प्रिंट मीडिया है और इसके थ्रू या हर किस्म की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, हर जगह पर आप देखते हैं कि कहीं पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, कहीं पर मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में कम्युनिटी को इंगेज किया जाता है। तो अगर उनमें इस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाए, क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस को इंक्लूड किया जाए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को इंक्लूड किया जाए, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? सर मेरे ख्याल से हमारी यूथ जो है तो पहले उनकी थोड़ी सी वो करनी चाहिए। हमारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या जितनी टीचर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनके थ्रू इस चीज़ तक पहुँच मतलब आप कह रहे हैं कि यूथ अवेयर नहीं है तो उस लिहाज से वो एक्टिव नहीं है। यूथ खुद अगर इसमें अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल अगर यूथ इसमें इंटरेस्टेड हो जाएं तो मेरे ख्याल से ये मसला पाकिस्तान में बहुत जल्द इस पे हम काबू पा लेंगे। आसमा शहजाद साहिबा, क्या ऐसा ही है कि यूथ अवेयर नहीं है तो इस वजह से वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जी बिल्कुल, एक तो किसी को अवेयरनेस नहीं है और मेरे ख़्याल से फ़ीमेल्स को ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में फ़ीमेल को बहुत पीछे रखा जाता है इन चीज़ों से। और जैसे कि आपको पता है कि एक फ़ीमेल घर चलाती है, पूरी नस्ल तैयार करती है, तो अगर हम ऐसे कैंपेन चलाए एक फ़ीमेल के थ्रू तो एक घर में अगर एक फ़ीमेल भी अपने घर में तैयारी करती है, फिर स्ट्रीट्स होते हैं, मोहल्ले होते हैं, फैमिलीज़ होती है, वो वहाँ पे जाके उनको बताएगी कि क्लाइमेट चेंज है क्या, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अच्छी बात यह है कि जब फीमेल कोई स्टेप उठाती है
तो वहाँ पे अगर बच्चे भी होते हैं तो वो भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि घर की फीमेल क्या कर रही है। अगर वो ये करे कि अगर प्लांटेशन करे, बच्चों को बोले कि आप प्लांटेशन किया करें, बाहर कोई जगह है या घर में कोई लॉन वगैरह में जगह है या घर के बाहर जगह बनी होती है अक्सर, वहाँ पर क्या करें, तो बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब, लोग इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अभी याद है 2017 या 18 में जब मैं इस तरह का प्रोग्राम करता था तो मैं ये रिपोर्ट्स बताता था कि 2025 तक ये टेम्परेचर इसमें इजाफा होगा, जो ग्लेशियर्स है तो उसका मेल्ट होना उसमें तेज़ी आएगी। लोगों को हम अवेयर कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये गुज़श्ता 5-6 सालों में हमने क्लाइमेट चेंज के मौजू पर मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए। वजह क्या है कि लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। क्या हम इंतज़ार कर रहे एक बड़ी तबाही का कि जब तबाही आएगी तो उसके बाद ही हम इसको सीरियस लेंगे? जी, यूनिवर्सिटी के लेवल पे जितनी भी स्टूडेंट हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सेमिनार जो है हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं जी। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर पैदा हो रहा है, जो स्टूडेंट हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है इसमें हम अब इस तरह करते हैं कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज हैं इसके हम सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और इसके बिल्कुल इस पे बात कर रहे हैं और इसमें हम जो हमारी करिकुलम है इसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हो एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है या और जो डिपार्टमेंट हैं, इसमें हम एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है उसको हमने इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ये होगा कि इसमें स्टूडेंट में जो है अवेयरनेस पैदा होगा कि एक फॉर एग्जांपल एक प्लांट है वो कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करता है। मेन मसला जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का है, जो कि क्लाइमेट को जो है वो जो है ज़्यादा तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है टेम्परेचर को। और इसके साथ साथ जो हमारे जो ग्लेशियर जो है इसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसमें हमारे जो ग्लेशियर मेल्टेशन शुरू हो जाते हैं, फिर जो इसके जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, हमारे जो मतलब जो मैदानी वो जो लो लाइंग एरियाज़ है, इसमें हमारे इस तरह होता है कि फिर उसमें जो है फ्लड आ जाते हैं और फिर फ्लड जो है हमारे फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी नुकसान पहुंचाता है और हमारे जो सेटलमेंट है, आबादी है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके बहुत डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट में जो है अवेयरनेस के लिए जो हमें ये होना चाहिए कि जितनी भी जो हमारे जो निसाब हैं, जो निसाब बना रहे हैं या जो यूनिवर्सिटी के लेवल जो करिकुलम बनाते हैं, पर्टिकुलर में एक मिसाल के तौर पे हम जो BS के लेवल है या MEC लेवल है या MPhil लेवल है, PhD लेवल, इस पे हमें क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इससे हम स्टूडेंट में जो है अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा। सरब्दियाल साहब ने बात की कि इदारों को भी एक्टिव रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक मुनज़्ज़म डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर मौजूद है, नहीं मौजूद है, लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे। सरब्दियाल साहब, आपने भी नोट किया होगा। देखिए जी, मैं तो इंतहाई संजीदा हूँ, क्योंकि सब हम इस खित्ते में रहने वाले हमारे बहन भाई हैं, जो बच्चे हैं, ये हमारी औलाद हैं, इनकी ज़िंदगी को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और एज अ फेथ इन्वायरमेंटलिस्ट तो मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शेख मोहम्मद बिन करीम अली साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस्लामिक स्टेट्स के, उनके साथ एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ और मक्का बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पर भी उनके ज़रिए भी और अपने पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के अकाबिरीन हैं, कारी रुहुल्लाह मदनी साहब हैं, डॉक्टर किबला यास साहब हैं, हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब हैं, और इस तरह के बिशप मनोहर रमाल शाह साहब, हम्फ्री सरफराज पीटर साहब, हम सबसे हम्बल रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि फेथ इन्वायरमेंटलिज्म का शोबा जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाई, ये फैकल्टी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ताकि फेथ पर्सपेक्टिव में हमारे इसको सोच विचार किया जाए। मैं नहीं समझता कि साइंसी बुनियादों पर जो आप तालीम का फ़रोग देंगे तो उस पर कोई एक पाकिस्तानी अमल करेगा। शायद हो सकता है कोई इक्का दुक्का कोई इदारा कर ले, लेकिन हमारी यहाँ की जो आम आवाम के लिए, यहाँ आम आवाम जिसके अंदर एक अपने अपने अकायद की रोशनी में अगर उन तक एक अहकामात इलाही पहुँच जाए, मेरा नहीं ख्याल कि जब हदीस मुबारक सुन्नत नबी उन तक पहुंच जाए जिसमें ये जिक्र हो कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आपको इल्म हो जाए कि एक दिन बाद जो है वो क़यामत आनी है, तो आप एक दरख्त जो है वो ज़रूर लगा लें। और उस दरख्त का लगाना इतना मुबारक होगा कि आप अगर ज़िंदगी नहीं भी रहेगी तो रहती दुनिया तक उस दरख्त की जो किरदार है, मुस्बित किरदार है, उसमें परिंदे आएंगे, उनको साया मिलेगा, उसके नीचे इंसान आएंगे, तो अजर और सवाब आपका कंटिन्यूस जारी रहेगा। तो ये स्पिरिचुअल आर्डर का जो है वो आगे बढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि तालीम के मैदान में कितनी पॉपुलेशन है हमारी पाकिस्तान में, वो तो ना होने के बराबर है। मेरे जो सोसाइटी में दुकानदार हैं, मजदूर हैं, या मैकेनिक शोबा है, ये जितने भी हैं, ये बेचारे तो इन चीज़ों के बारे में इनको इल्म ही नहीं है। उनको कैसे सेंसिटाइज करेंगे, उनके हाथ में कैसे आपने इस नेशनल नैरेटिव को पूरा करने के लिए, अभी जैसे हमारा पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन ने पिछले माह
स्वात में खैबर पख्तूनख्वा के जयद उलमा को लेकर क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग में फेथ एक्टर्स और फेथ का किरदार, उस पर हमने प्रोग्राम किया, मेरा भी उसमें लेक्चर था। हमने जब 3 दिन के सेशन किए, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे जहां पर उलमा ने ये कहा कि हम हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उलमा के मदारिस वो इतनी जो फाइनेंशियल उनका स्टेटस इस कदर कोई अच्छा नहीं होता जी। तो जो हुकूमती इदारे, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है या दीगर क्लाइमेट चेंज के इदारे हैं, अगर ये उनको गिफ्ट करें उन इदारों को, और उनको प्रैक्टिशनर जो है या जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, अमल करना है, वो फ्री कास्ट में मिल रहे हैं, तो आप ये कार खैर जो है मंदिर, चर्चेस, गुरुद्वारों, मसाजिद, इमाम बारगाहों या मदारिस के जरिए आप क्यों नहीं लेते? हम मौजूद तो है, लेकिन मेरे ख्याल में हम एक्टिव नहीं है। इसी पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन कराम, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हारून सरब्दियाल साहब इंतहाई अहम गुफ्तगू कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो सर मैंने आपको इंटरप्ट किया था। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें पेशावर का असल जो स्ट्रक्चर है वो 16 फसील जो है वो 16 गेट्स हैं, और उसके दरमियान आपका कदीम तारीखी यानी आज से 5,500-6 हज़ार साल पहले का जो शहर है वो वहाँ मौजूद है। लेकिन आप रामदास से लेके गुलबहार तक आप पैदल सफ़र नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि एक लाहौरी गेट में एक पीपल का दरख्त पुराना लगा हुआ है, और इसी तरह एक दरख्त जो है ना वो कोहाटी गेट में चर्च के करीब लगा हुआ है, जो किसी ज़माने में फुटपाथ के करीब लगा हुआ था। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि कौन से दरख्त हैं कि जो हमारे PDA ने या हमारे म्यूनसिपल जो डिपार्टमेंट है इन्होंने लगाए हैं। जब आप खुद ही सेंसिटाइज नहीं है, रियासत खुद ही अपना किरदार नहीं निभा रही, तो आप मुझे बताएं कि कैसे मुमकिन है कि यहाँ पर इस तरह की जितने भी पौधे लगते हैं हयाताबाद में लगते हैं। अभी भी इस जो निगरान हुकूमत है इसने भी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो भी अपने जो है वो करोड़ों रुपए जो मुख्तस किया है वो भी यूनिवर्सिटी रोड और हयाताबाद के लिए किया है। क्या ये पेशावर के बाकी जो नहरों के किनारे पर या फुटपाथ के किनारे पर फौरी तौर पर सायादार या फलदार दरख्त लगाकर इन हालात को आने वाले 3-4 साल में कंट्रोल नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि एक पॉलिसी की ज़रूरत है। हारून साहब, आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है कि फसील शेयर के अंदर पौधों की इंतहाई ज़्यादा कमी है, और मैं तो कभी कभार परेशान हो जाता हूँ कि फसील शहर के अंदर ये लोग रहते कैसे हैं कि वहाँ पे पौधे नहीं है और कुछ ही मतलब पौधे लगे हुए हैं, और हुकूमती तरजीहात भी अलग है, PDA या दीगर जितने इदारे हैं तो वो भी वहाँ पे एक्टिव नहीं है। आप क्यों इसके साथ मतलब ये नुक्ता नहीं उठाते? ये मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत से इदारों को जो है ना वो प्यार और मोहब्बत की ज़ुबान समझ नहीं आती। अच्छा, तो इंशाल्लाह इसके लिए भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये कमिंग वीक में अगस्त के बाद सितंबर में इंशाल्लाह मैं हायर कोर्ट के ज़रिए आर्टिकल 199 के तहत जो प्रोविज़न मुझे हक और ऑनर जो है आईन पाकिस्तान ने दिया है, तो इन इदारों को फरीक बनाते हुए मैं यहाँ आऊँगा, क्योंकि ये गफलत जो है वो इंतहाई जानलेवा गफलत है। आपके लंग्स ऑफ द सोसाइटी जो है वो आपके दरख्त हैं, आपके पौधे हैं जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपकी हीट जो है वो इंतहाई बढ़ती चली जा रही है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एनर्जी क्राइसिस जो है ना आसमान को छू रहा है। अब पहले इसमें ये होता था कि रोड के दरमियान में दरख्त लगे होते थे, जंगलों से वो बंद हुआ करते थे। अब कोई सिस्टम पुराना दिखाई नहीं देता। आप कैसे क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को करेंगे? शजरकारी हमारे स्कूलों में 2 बार होती थी, मैं खुद शजरकारी मतलब है कि साल में 2 बार अपने स्कूलों में हमारे होती थी। अब आप मुझे बताएं कि किस स्कूल में शजरकारी जो है वो साल में 2 बार होती है? डॉक्टर साहब, वैसे ये तो सच है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ। आजकल जो है पहले ज़माने में होती थी, बिल्कुल आजकल नहीं हो रही है, शजरकारी नहीं हो रही, कोई मुहिम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा आलमिया है, होना चाहिए गवर्नमेंट को कि दोबारा उसको शुरू करें। मैं समझता हूँ मेरी आज हम्बल अपील होगी अपने खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बिलअमूम जहाँ ये आज प्रोग्राम देखा जाए कि आइन का आर्टिकल 199 आपको ये हक देता है कि हुकूमती वो इदारे जो आपकी दादरसी ना करते हों और वो नेग्लिजेंस करते हों, तो आप इन पर्सन खड़े होकर बगैर किसी वकील के आप उन इदारों तक जो है ना वो अप्रोच करके उनका किबला दुरुस्त कर सकते हैं। तो मैं तो ये कर रहा हूँ, और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप ज़रूर करें, और अगर इसमें कोई रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता ज़रूर करें। जितने भी हमारे मुल्क में हमारे इदारों में दरपेश जो आवाम के मसाइल हैं, हम मिलजुल कर इस मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार निभाएं।
क्लाइमेट चेंज के हवाले से डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के कौन सी ऐसी अजला हैं कि जो ज़्यादा हसास है? पेशावर तो मेरे ख्याल में पेशावर सबसे ज़्यादा टॉप पे है। मैंने रिसर्च भी किया है और काम भी कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि इसमें जो है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है बड़ी तेज़ी से, जो है रिंग रोड के साइड पे आप देखें जो है बड़े बड़े जो है बिल्डिंग बन रहे हैं, प्लाज़as बन रहे हैं। और जो है इसी सर की जो बात है कि ज़्यादातर जो है प्लांट है उसको जो है जड़ से उखाड़ रहे हैं, कोई दोबारा प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा जो है इशू है। पेशावर जो है, पेशावर रीजन जो है इस रेड जोन है, मतलब एक ऐसा एरिया है कि इसमें टेम्परेचर बहुत तेज़ी से जो है इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि कार्बन की इमिशन गाड़ियाँ वगैरह हैं और इसके साथ साथ कोई प्लांटेशन नहीं है। इसके साथ साथ जो है हमारे जो चारसदा मर्दान हैं, ये भी जो है उसमें जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से हो रहा है। मर्दान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसमें ये भी जो है एक रीजन है, इसका जो नेक्स्ट लेवल है इसमें भी बहुत ज़्यादा। पेशावर में फिर कौन से ऐसी जगह है कि जहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है, या उसको कम करने के लिए आपने अपनी रिसर्च के थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अवेयर किया हो, या आपने अपना जो रिसर्च वर्क है उसके सामने रखा हो कि पेशावर की ये मौजूदा सूरत हाल है? मेरे ख्याल में ये तो इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस है उस के मुकाबले में मेरे ख्याल में पेशावर की जो मौजूदा टेम्परेचर है वो 10 गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जी अभी अगर आप चेक कर लें गूगल पे तो आपको बिल्कुल रेड लाइन, बल्कि रेड से आगे कोई लाइन नहीं है, वरना वो आपको दे देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर मैं ये कहना चाहूँ ऐड माजरत के साथ कि आप 2008 में केपी मेट्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट थी कि मूनसून हवाएं जो हैं वो 100 किलोमीटर पेशावर से यानी सवाबी तक ये रुक चुकी हैं। बिल्कुल जी, मतलब इस अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जब आप प्लांटेशन सवाबी से इस तरफ करते ही नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते, तो हम तो बदनसीबों में से हो जाएंगे और ना जाने आने वाले वक्त में पेशावर का क्या हाल होगा। शायद यहाँ लोग चीज़ें पकाएंगे नहीं, वो अपने घरों में या घरों के सहन में रख देंगे, वो खुद ही पक जाएंगे। सर मैं जो 2017 का जो एनालिसिस में कर रहा था, तो उस टाइम जो है ये जो बेल्ट है जहाँ पे ये जो मोटर वो बना है, मेट्रो बना है, जी जी जी, इसमें जो है यहाँ पे जो है मतलब वो ग्रीन बेल्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांटेशन थी। तो उस टाइम 2017 का टेम्परेचर और आज का जो टेम्परेचर है इसी रोड पे है, टेम्परेचर में बहुत बड़ा बहुत डिफरेंस जो है। हमारा जो रिसर्च बताता है, मतलब सैटेलाइट इमेजरी जो है वो डिटेक्ट करता है, मतलब हमने जो मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम यूज़ किए हैं, कोडिंग यूज़ किए हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे 2017 में टेम्परेचर इतना था और जो है आजकल जो है टेम्परेचर इतना राइज हुआ है, क्योंकि जो प्लांट है वो उखाड़ दिए गए हैं। अभी जो है बिल्कुल आपको एस्फाल्ट नज़र आता है, कोई प्लांटेशन नहीं है। लेकिन जना तो हमने दीन की बात मानी है, और ना ही हमने मतलब है कि प्रीवियस पास्ट में शेर शाह सूरी साहब को देख लें, पृथ्वीराज चौहान को देख लें, अटक तक उस तरफ से राजा पोरस को देख लें, इन सब ने दरिया रोड्स के किनारे पर जो है वो कुएं भी बनवाए हैं और शायदार दरख्त भी बेतहाशा लगाए हैं। हम इतने बेरारवी का शिकार हो चुके हैं, या हम गैर ज़रूरी कामों में इस कदर उलझ चुके हैं कि हमने किसी रिवायत को भी जो है वो परवान नहीं चढ़नी। रहमान बादशाह साहब, मेरे ख्याल में BRT भी ज़रूरी थी, लेकिन पौधों को भी ज़िंदा रहना था। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये गलती या जो गफलत हुई है, तो उसका खमियाजा जो आज हम भुगत रहे हैं वो कहाँ पे फिर से मतलब हम लगा सकते थे, जो पौधे यहाँ से उखाड़ दिए गए थे? सर जिस तरह सर ने बात की हुकूमत के हवाले से कि मतलब गफलती हुई हैं, जो हमसे कमी बेशी हुई हैं, तो अगर सर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है, अगर ये पाकिस्तान में इसकी कमी है तो इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो अमेरिका पर पड़ेंगे। अमेरिका में अगर कमी है तो पूरी दुनिया में, मतलब जहाँ पर भी कमी है तो हर जगह पर पड़ते हैं। इस तरह नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर मसला है तो ये मसला सिर्फ हमारे हैं। आप अंटार्कटिका को देखें तो उसकी भी पिछले 100 सालों में अगर देख लें तो उसमें भी तकरीबन कोई 2 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर कम हुआ है। वहाँ पर जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हो रहे हैं। तो ये तो हुकूमत, अगर हम हर मसले को देखें तो उसमें हम हुकूमत को वो ठहराते हैं ना कि उनका मसला है। लेकिन अगर हम अपने आप को सोचें, ख़ुद सोचें, लाइक पिछले 4 सालों से हम क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूँ, यूथ स्टूडेंट लीड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारे साथ तकरीबन 500 तक स्टूडेंट्स हैं। तो हमने ख़ुद एक अपने तरफ से इनिशिएटिव जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। हम ख़ुद प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, जो अगस्त का महीना है उसमें करते हैं,
और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज ट्रेनिंग्स कराते हैं। या हमारे एक दोस्त है, उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम हर अपने बर्थडे पर हम एक प्लांट जो है वो करेंगे। देखें ये कल्चर है। तो अगर इस तरह की इनिशिएटिव्स अगर हम लें, स्टूडेंट्स लें, यूथ लें, तो इसका इम्पैक्ट जो है तो वो आने वाले सालों में बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर हम यूथ खुद कम रिसोर्सेज में, हम हर बार कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हुकूमत के पास रिसोर्सेज नहीं है, या हमें कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा, लेकिन हम कम रिसोर्सेज में भी कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, मैंने खुद तकरीबन 5000 तक प्लांट जो है वो खुद मैंने प्लांट किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह के तकरीबन कोई 40 से 50 तक प्लांटेशन ड्राइव्स मैंने खुद अरेंज किए हैं। स्टूडेंट्स को लेकर कहीं ना कहीं से हम प्लांट्स अरेंज करा देते हैं, या हुकूमत की खुद ये जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ प्लांट्स हैं, लेकिन जगह वो फाइंड नहीं करते हैं। और यूथ को अगर इसमें हम इंक्लूड करें और यूथ खुद इनिशिएट लें, तो मेरे ख्याल से ये मसला बहुत जल्द हल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव्स लेते हैं पाकिस्तान में लोग। आसमा शहजाद साहिबा, एक रवैया तो जनरली ये भी है कि हमारे माशरे में कि मेरे करने से क्या होगा, एक पौधा लगाने से क्या होगा, मैं अगर 50-100 पौधे लगा भी दूँ तो क्या चेंज आएगा। तो हम अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं वो उसको निभाते, या अभी तक मेरे ख्याल में समझे नहीं। सर बात ऐसी है कि समझे नहीं, कुछ लोग समझना नहीं चाहते, कुछ लोगों को पौधों की अहमियत का नहीं पता, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि दरख्त की अहमियत क्या है। जैसा कि उनको ये पता है कि फल खाना है, कहाँ से आता है ये नहीं पता कि पौधा किसने लगाया। मतलब यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। और सर पौधों की आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, और जिस तरह दरख्त काटे जा रहे हैं, जिस तरह पौधे कम हो रहे हैं, तो वो सर की बात के कुछ सालों में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे यहाँ पे। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अपने नसाब में भी दाखिल करें, कि बच्चों को पता हो कि पौधे लगाने के क्या फ़ायदे हैं, अगर हम इनको काटेंगे तो नुकसानात क्या है। ठीक है, अगर एक दरख्त कट गया तो उसकी जगह दूसरा पौधा लगाना चाहिए, फ्यूचर में जाके क्या फ़ायदा मिलेगा उनसे। तो ये टीचर का भी अहम किरदार होता है इसमें, कि टीचर ऐसे बच्चों में अवेयरनेस लाए कि उनका शौक़ पैदा हो, कि वो खुशी खुशी करे। कम से कम हर स्कूल में महीने में एक दफ़ा ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। जब मैं लेक्चरर थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ कही थी कि ये 2016 की बात है, उनको मैंने ये चीज़ कही थी कि वो बच्चे थे भी नहीं, लेकिन उनको मैंने कहा था कि पौधों की बहुत अहमियत है, और अगर एक दरख्त कटता है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो 1-2 पौधे ज़रूर लगा लिया करें उसकी जगह। और सर मैंने खुद भी लगाए अपने डिपार्टमेंट में, तो वो माशाल्लाह मैं जब गई थी इतने हो गए थे, लेकिन फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। तो अब लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में। लेकिन सर वहीं पे बात आती है, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। पौधे की अहमियत किसी को ये कैसे बिल्ड करें, किस थ्रू करें? हम मीडिया के थ्रू तो कर रहे हैं सर। ये फीमेल के लिए कैंपेन चलानी चाहिए कि फीमेल्स जो है तो डोर टू डोर जाके लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि पौधों के फ़ायदे क्या है। ठीक है, अगर आप इनको काटते नुकसानात क्या है। फिर ऐसा हो सकता है अगर कोई NGOs वगैरह इन्वॉल्व हो जाए इस चीज़ में, वो इस पर काम करे, और जो है तो इसी तरीके से अवेयरनेस पैदा होगी। जैसे सर ऐसा है कि जैसे ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर जो फीमेल्स है वहाँ पे उनका ये इशू है कि उनको नहीं पता, ना पौधों के बारे में पता है, ना पानी के बारे में पता है, कुछ भी नहीं पता उनको। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, 2022 की सैराब जब ये तकरीबन नौशहरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, तो वहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर वो घर घर जाके लोगों को डंडा उठा के तो घरों से निकलने की ताकीद कर रही थी, और बावजूद उसके लोग घरों से नहीं निकले। तो हमारा तो ये भी रवैया है कि नहीं मना, ये पता नहीं, हाँ झूठ बोल रहे हैं। वो आधी रात को दोबारा घर चले गए थे सब। जब मतलब ये आधी रात को सैलाब आई, आफत आई, तो फिर निकलने का रास्ता नहीं था। एक तो हमारे में ये रवैया भी आम है ना कि हम आफत का इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक वो नहीं आएगी डॉक्टर साहब तो हम अपना रवैया नहीं बदलेंगे। क्या कहेंगे इस पर के मेरे ख्याल में अब तो लोगों को इंतहाई ज़्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन
करना चाहिए, चाहिए, बस चाहिए में लगे हैं। बिल्कुल, हमारे असल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मीटिंग वगैरह होते हैं, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत कम होता है। ये बहुत बड़ा इशूज़ है और इसके लिए हमें जो है हर जो मैडम ने कही कि हर एक प्लान की जो अहमियत है, एक प्लान की अहमियत कितना है, क्या है, तो उसमें हमें समझाना चाहें। दूसरी बात ये हमारे जो रूरल एरिया है या हमारे जो रिमोट एरिया है, इसमें जो प्लांटेशन है या ये क्यों लोग काटते हैं, एक बहुत बड़ा इशूज़ है। मेरे ख्याल में जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, सीवियर ये जुर्माने आयद करने चाहिए इस पर। वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं, गैस नहीं है, बिजली का लोड शेडिंग है वगैरह, तो वो उसके लिए जो है अपने जो मतलब घर को चलाने के लिए या कुकिंग वगैरह के लिए, उसको जलाने के लिए जो वो करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशूज़ है। अगर उस एरिया में हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है, फॉरेस्ट को हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जब फॉरेस्ट को हम कंट्रोल करेंगे तो इससे जो है हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, क्लाइमेट चेंज के मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे के दौरान मैं अपने पैनल से बात कर रहा था कि अब हम हल की जानिब आएंगे, तो हारून सरबदियाल साहब ने कहा कि जो मुश्किल है उसकी वजह यह है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी। हाँ, ठीक है। तो अमल जिस वक्त तक हमारा ठीक नहीं होगा उस वक्त तक कोई बात मुमकिन नहीं है। और वैसे भी आपको पता है, इन्नमल अमाल बिन्नियात, और अगर नीयत दुरुस्त नहीं होगी तो अमल कैसे दुरुस्त होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इदारों का किबला इसलिए दुरुस्त होना चाहिए कि हमारे पास यूथ भी अवेलेबल है और ग्रास रूट लेवल तक हमारे पास आवाम भी अवेलेबल है। हमें एक पॉलिसी बनाकर उस पर अमल दरामद करके फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज का, कि पौधे जो है वो इनको देने चाहिए कि ये पौधे लगाएं। बिल्कुल। अब अगर पौधे लगा भी देते हैं तो इदारा बाकायदा WSSP का मौजूद है, जो टैंकर भी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। वो बड़ी आसानी से रोड के गिर पौधे लगे हुए पौधों को वो पानी भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब एक यूथ रेडी है, उस बेचारी यूथ के पास तो टाइम भी नहीं है, और अगर टाइम है वो कहीं एक 10-15 मिनट लगा कर पौधे लगा भी देते हैं तो उसको डेली पानी देने के लिए कैसे आएगी यूथ। तो एटलीस्ट जहाँ फिजिबल है, जहाँ मुमकिन है, तो वो रोड के इर्द गिर्द हमें पौधे भी लगाने चाहिए और उनको इदारे और आवाम को मिलकर काम करना चाहिए। आवाम को पाबंद करना चाहिए कि आपके सामने जो पौधा लगा हुआ है इसको खुश्क होना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं अभी स्वात में था, मैंने वहाँ देखा कि, और लाहौर में लिबर्टी में, कि वहाँ बड़े बड़े तनावर दरख्त हैं कि जो पानी से, हम सामने हमारी दुकानें भी हैं, मसाजिद भी हैं, घर भी हैं, हमने किसी ने ये जहमत नहीं की कि एक गिलास पानी उसको दिया और सूख चुके हैं। मैंने अपने तौर पर ये शुरू की है, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कम से कम 80 पौधे लगाऊं, क्योंकि मैं जितना कंज्यूम कर रहा हूँ ये पानी और ये तमाम ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको लौटाऊँ। और लौटाने का वाहिद हल ये है कि एटलीस्ट हम हर पाकिस्तानी 80 पौधे जो है वो कहीं ना कहीं अल्लाह के आसरे पर लगा कर छोड़ दें, तभी ये मुमकिन है। दूसरी बात है कि डंडा रियासत के पास है, रिसोर्सेज रियासत के पास है, अमल दरामद करवाना उनका काम है। अब हर बात में बड़ी ज़िम्मा हो जाना कि आवाम जो है खुद से करेगी, तो हमारी आवाम इस कदर अभी बाशऊर नहीं हुई। आप एक पॉलिसी बनाएं, हर दुकानदार को 1-2 पौधे दे दें और उसको कहें कि इसकी ख्याल करना, और अगर ये सूख गया तो इसका जुर्माना भी। हाँ, बिल्कुल। ये जिस वक्त तक आप जो है वो थोड़ा सख्ती से अमल दरामद नहीं करेंगे, और हमारे इदारे भी अगर सुनामी जैसे जो है वो या ये जो है बिलियन ट्रीज वगैरह आप जो लगाएंगे और वो भी आँख ओझल पहाड़ ओझल उसका पता ही नहीं है कहाँ लगे हैं, तो हम अपनी पिछली रवायत को कायम करते हुए कम से कम मोटरवेज पर, GT रोड्स पर, हमारी नहरों का जो सिस्टम है हमारे यकतूत में, कोहाटी में, इर्द गिर्द, हमें यहाँ इसको लगाकर इनको परवान चढ़ाना पड़ेगा। अपना कुछ तो थोड़ा सा किरदार जो है निभाने की जरूरत है, वरना शायद आने वाली नस्लें हमें वो मुआफ ना करें। ऐसा तो नहीं कि बस खाए पिए और सो जाए। डॉक्टर साहब सही बात है। क्या कहेंगे? मैंने ये चीज़ देखी है, खुदा भी यकीन करें कि 3 रुपए का भी पौधा है, और हर साल मैं अपने डॉक्टर जानजेब जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनके साथ मिलकर, अपने और दोस्तों के साथ मिलकर कम से कम 300, 400 में हम 100 पौधा लेते हैं और जगह जगह अक्सर कब्रस्तानों में और मुख्तलिफ जगहों पर लगाते हैं। और वैसे भी हमें हमारा दीन ये कहता है कि आप अपने पौधों को लगाएं, बिल और दरख्तों को लगाएं, और उनकी हिफाजत ऐसी करें जैसे औलाद की करते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम उनकी हिफाजत करें। अभी जो है हज़ारा यूनिवर्सिटी में एक दरख्त लगा है, मुझे औलाद की तरह अजीज़ है, मैं गाय बगाए उसके बारे में पता करता हूँ।
स्वाद में जिस मोड़ पर हमने लगाए हैं, मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा जब स्वाद जाना होता है दुकानदारों से, मैंने प्रोमिस लिए हुए हैं, उनसे वादा लिया हुआ है कि आपने, मतलब वो एक याद भी होती है, याद भी होती है। अब उनकी हम बिल्कुल, क्योंकि एक मेरी रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आपने इनकी देखभाल करनी है। मैं अभी पिछले दिनों जब गया हूँ, मैंने उन पौधों को देखा, और अब पाकिस्तान में हमारी मूवमेंट है कि जो खुश्क दरख्त हैं उनके साथ बेलें लगाना, ताकि उन सूखे हुए दरख्तों की जो बेरोनकी है वो भी ख़त्म हो जाए और बेल को भी एक सहारा मिले और एक खुशनुमा किरदार अपना वो निभा सके। हम इसका अपना किरदार अदा करने में कोशिशें हम शुरू कर चुके हैं, और इस आपके चैनल के थ्रू मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ासतौर पर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और इवन बलूचिस्तान और सिंध में भी क्लिफ्टन के जो समंदर है उसके करीब भी हमने दरख्त लगाए हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस किस्म के हालात से नबरदाज़मा होने के लिए अपना किरदार भी बनाएं, और उससे बढ़कर ये है कि अगर हमने नहीं लगाए, जो पहले से लगे हुए हैं, उनको बचाने की भी कम अज़ कम अपना कोशिश करें। आपने इनफरादी तौर पे जो अमल अपनाया है, मैं सोच रहा हूँ कि ये इज्तिमाई भी नहीं बल्कि 50% लोग भी इसको अपनाएं तो हमारा ये मुआशरा और कुछ हुकूमती मैंने एक बहुत बड़ी निगलेजेंस देखी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत से दरख्त वो सूख रहे हैं, और वो कई 100 साल पुराने दरख्त, कभी कभार तो खुद ही काट उसकी वजह ये है कि जो दरख्त लगाए हैं उनके साथ कंक्रीट उनको इतना एरिया नहीं दिया कि वो पानी उसमें चला जाए, सजा देते हैं। जबकि ईरान में कम से कम 6 फुट तमाम अतराफ में एक दरख्त लगा हुआ है, तो उसके लिए मिट्टी का वो एरिया छोड़ा हुआ है कि बारिश के जरिए या आपने अगर पानी दिया तो उसकी जड़ों को मिल सके और वो जिंदा रह सके। अब मैं आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे एशिया के सबसे कदीम 2 दरख्त मौजूद हैं। एक इस वक्त चुआ गुजर में कलकत्ता रोड जो छोटा सा एक टुकड़ा है, वहां पर एक बहुत कदीम और बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है, और दूसरा खानपुर में मौजूद है। जी, हमें चाहिए कि हम उसको अपना कंपोजिट हेरिटेज करार दें, उसको हम कौमी विरसा करार दें और उसको बचाने की कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी होगा, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यही हुकूमत उसको काटने पर बिल्कुल सोचेगा भी नहीं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, चूँकि इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाती भी हैं, तो मेरे ख्याल में आपका इस हवाले से बेहतरीन रिसर्च सामने आ सकता है, और लोगों को अवेयरनेस दिलाने में तो क्या किया जाए? अगर गवर्नमेंट की सतह देखें ना, अगर हमारे पास जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हाँ, जितने भी टूरिस्ट जो है नादर एरिया में जाते हैं, अगर ये कंपलसरी करे कि हर एक बंदा जो टूरिस्ट जो होता है स्पॉट पे जाता है, स्पॉट पे उसको एक प्लान दिया जाए कि आप इसको जो है आप ग्रो करें, और फिर उसके बाद जो है आप उधर जाएंगे नादर एरिया में। जिस तरह लोग कसीर तादाद में नादरन एरियाज में जा रहे हैं, तो तकरीबन हम बहुत ज़्यादा जो है प्लांट जो है वहाँ जो हमारे नादर एरिया जहाँ पे बैरन लैंड है, जहाँ पे जो है प्लांट जो है गिर गए हैं या किसी ने काटे हैं, तो हम दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। बल्कि एक पौधा उसको एक पौधे को अगर कंपलसरी करें कि आप उधर नादर एरिया तब जाएंगे जब आप प्लांट को जो है ग्रो करेंगे उधर। उगने में कितना टाइम लेता है? 10, 15, 20 साल लगते हैं, और काटने में सेकंड्स ही लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट इसको कंपलसरी जरूर करे, लेकिन उसके रेट ना बढ़ा दे। ये तो है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जितनी भी जो एनर्जी प्लांट है या पावर प्लांट है, इसमें जो है इस तरह के इसको हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें, और इसके साथ साथ जो है विंड एनर्जी हम इंट्रोड्यूस करें, टाइडल एनर्जी इंट्रोड्यूस करें, थर्मल एनर्जी इंट्रोड्यूस करें, थर्मल पावर प्लांट जो है बनाए, तो इस तरीके से हम जो है क्लाइमेट चेंज को जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम प्लांटेशन करें, और इसके साथ साथ जितनी भी जो हमारे जो एनर्जी इदारे हैं या जो कोल बर्निंग या फॉर एग्जाम्पल ब्रेक किलन है, अगर इसको हम सोलर वगैरह इस चीज़ों में हम कन्वर्ट करें, टाइडल एनर्जी क्रिएट करें, वेव जो है एनर्जी क्रिएट करें, या इसके साथ साथ तो इससे हम कंट्रोल साहब कर्जों से तो छूट जाए, फिर इस तरफ भी आएंगे। ये तो है, अभी तो हम कर्जों की दलदल में फंसे हुए। रहमान बादशाह साहब, आपका इनपुट क्या होगा एंड में? क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये नुक्ता जो उठाया, जो तरीका बताया कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसका बेहतरीन हल है, वो इसमें बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स पे टूरिस्ट जाते हैं तो उसके एक पौधा देख कर तो वहाँ पर अगर लगाए तो मेरे ख्याल में अगले 10 सालों में काफ़ी चेंजेस इसमें आ सकती है। बिल्कुल सर, सर ने तो काफ़ी टेक्निकल बातें की हैं इस हवाले से, और मेरे ख्याल से यही हल है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम टूरिस्ट स्पॉट पर जाएं तो वहाँ पर हमने नेचर का ख्याल भी रखना है। अच्छा, लाइक हम जाते हैं प्लास्टिक और बॉटल्स वो सब कुछ वहाँ पर फेंक देते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं ना। लास्ट टाइम हमने वहाँ पर झील सैफुल मलूक में एक एक्टिविटी की थी, क्लीनेस्ट ड्राइव। हमारे साथ तकरीबन 30 तक स्टूडेंट्स थे, उसमें 15 तक फीमेल और 15 तक मेल। तो वहाँ पर हमने साथ साथ एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया, टूरिस्ट को हमने शॉपिंग जो बैग्स हैं कपड़े के
वो दिए कि आप जो चीज़ आप लेकर आएँ वो उसी बैग में अपने साथ ले जाएं और एक जो मुख्तलिफ जगह है वहाँ पर फेंक दें। तो जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो मैं सारे टूरिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जो चीज़ें भी आप अपने साथ लेकर जाते हैं वो आप वहाँ पर ना फेंकें, वो अपने साथ बैग में लेकर आ जाएं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुमराट और ये जगह डिस्कवर हुई थी और अभी 3-4 साल 5 साल या 6 साल हुए हैं, आप वहाँ पर जाएं तो आप वहाँ पर वो नेचर को जितना नुकसान दिया है इन टूरिस्ट ने, तो वो आप देखकर वो परेशान हो जाएं और बंदे को रोना आ जाता है। काश इमरान खान ने इसे डिस्कवर ना किया होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हमें शऊर नहीं है, हमें जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी हमारी खुद कौम में तो ये मसले हल होने के नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको सेकंड करूँगा कि पिछले दिनों जब जाने का इत्तेफाक हुआ, मुझे मरगुज़ार, आपको पता है स्वात की सबसे खूबसूरत तरीन वैली है, लेकिन इंतहाई दिली दुख हुआ कि वो मकाम जहाँ किंग अशोका का वो मरकज़ था, उसके बाद वाली स्वात ने उसकी हिफाजत फरमाई, हमारे लिए विरसा छोड़ा। अभी जब हम गए, मेरे साथ बलूचिस्तान और सिंध के दोस्त भी थे, दिली दुख हुआ कि वो उसके साथ जो पानी, बहता पानी इतना खूबसूरत जो हमारे लिए तस्कीन का भी बायस है, वहाँ पे पैम्पर्स और शॉपर्स और इस तरह के, तो हमने बड़ी मुश्किल से वो चीज़ें उठाई। लेकिन हमें दिली दुख था कि यार वो एक जगह ऐसी है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की सूरत में एक वहाँ पर वो हमें अता की है और हम उसका इतनी बेदरेर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कम से कम इन चीज़ों को हम कहीं जाएं तो कम से कम अगर उसको बेहतर नहीं कर सकते तो उसको बिगाड़ हमें नहीं पैदा करना चाहिए, उसकी हमें जो है वो जहाँ भी इंसान गए। और मैं एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आप जो है वो एनर्जी क्राइसिस है, इन्हीं वजूहत की वजह से ना, एनर्जी क्राइसिस है तो आप 8 बजे बिजनेसेस बंद कर दें। तो मैं समझता हूँ जो 90% गरीब तबका है वो 8 बजे का बिजनेस बंद करेगा तो कितना बड़ा लॉस होगा। बल्कि आपको तो बंद करना चाहिए उन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स को कि जो एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी उसकी तरफ नहीं गए, ना वो सोलर एनर्जी की तरफ गए हैं। बल्कि हमें एहसास होना चाहिए कि एक बल्ब जला देने से भी मैं क्लाइमेट चेंज के अंदर मनफी रुझान पैदा कर रहा हूँ। ये कासिम अली शाह साहब जो है हमारे, जो स्वात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च पेश की है कि अगर मैं एक बल्ब ऑन करता हूँ तो वो भी क्लाइमेट चेंज के मुनफी असरात को बढ़ाने में अपना किरदार निभा रही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी लाहौर में और बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, लाखों बल्ब लगे हुए हैं। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप एक तरफ एक आदमी का रिज़्क उससे छीन लें, एक गरीब आदमी का, और दूसरी तरफ सिर्फ तज़ीन और आराइश के नाम पर आपने 24 घंटे वहाँ पर लाइटें जलाई हुई हैं। मैं हम्बल अपील करूँगा गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा से ख़ास तौर पर कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन को उस वक्त यकीनी बनाएं जब दीगर सूबों में और दीगर बड़े बड़े शहरों में जो गैर ज़रूरी जो लाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं उसका लाइट्स इस्तेमाल ना हो, बल्कि हर दुकानदार जिस किस्म का उसका कारोबार है उसमें लाइट्स की तादाद और जो कंडीशन ऑफ या जो मोड है लाइट्स का वो फिक्स कर दिया जाए ताकि कारोबारी ज़िंदगी भी मुतासिर ना हो। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ख़तरात हैं, हम उससे भी हम जो है अपना आप बचा सके। कम से कम मैं ये किरदार ज़रूर निभा रहा हूँ जब से मुझे अपने स्कॉलर्स के ज़रिए, जब से मुझे मजहबी अकाबरीन के ज़रिए, जब से मुझे इसातिज़ा के ज़रिए, इस रिसर्चर्स के ज़रिए इन हालात को कंट्रोल करने के लिए जो इल्म मुझ तक पहुँच रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमें जो है वो तफ़हीम अदयान की तौफीक दे ताकि हम अपने दीन को समझ सकें, उसकी तालीमात को समझ सकें और फिर उस पर अमल करने के लिए अपना किरदार निभा सकें। आसमा शहजाद साहिबा, मेरे ख्याल में ये गंदगी फैलाने और इसकी रोकथाम के हवाले से आप बेहतरीन तरीके से लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। रिसेंटली हमारा एक सेशन था स्कूल में, तो वहाँ पे 5th क्लास के बच्चे थे, फीमेल्स थी छोटी छोटी, तो उन्होंने क्लास में काफ़ी गंद फैलाया हुआ था। तो उनको मैंने सिर्फ एक चीज़ कही थी कि मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी, वो आपकी स्टडी का पार्ट होगा। तो कहते ठीक है, वो खुशी खुशी कर रहे थे। तो सर ऐसा था ना कि उनको मैंने कहा था आप ये जो खाते हैं रैपर्स वगैरह फिर फेंकते हैं तो आपने जाके अपने घरों में फेंकते हैं, लेकिन तब फेंकने हैं जब आपकी वालिदा वहाँ पे मौजूद हो जी। तो एक क्लास में 50 बच्चे थे जी। तो सर अगले दिन जैसे आए उनके फेसेस ऐसे लटके हुए, तो मैंने कहा क्या हुआ है आप लोगों को? किसी के चेहरे पे निशान थे, किसी का अजीब नसीहत फरमाई थी। तो नहीं सर मैं आ रही हूँ, मैं बात पे आ रही हूँ। तो सर जैसे फिर मैंने कहा आप में से किसने मार खाई है, तो एकदम से खड़ी हुई है कि हमने मार खाई है ना। तो एक कहती है मैडम इन्होंने भी मार खाई है। तो मैंने कहा आप लोगों ने किस चीज़ पे मार खाई है? तो कहते हैं कि गंदगी फैलाने पे। तो सर आप यकीन करें जिस दिन मैं सेशन के लिए दोबारा गई ना, क्लास में कोई गंद नहीं था, इवन इतना रैपर तक नहीं था। तो मैंने कहा अगर आप
अपने घर में ऐसे ऐसे गंदगी फैलाते हैं, आप लोग मार खाते हैं। तो यहाँ पर एक टीचर्स आप 50 बच्चों को संभालती है, ठीक है, और आपकी मदर से 2 बच्चे नहीं संभलते, आप लोग मार खाते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो कहते हैं नहीं मैडम, आइंदा हम जिंदगी में कभी भी गंद नहीं फैलाएंगे। तो यकीन करें, हाँ बिल्कुल, तो घर से शुरू करना चाहिए, अपने आप से शुरू करना बिल्कुल घर से होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का इंतहाई मशकूर हूँ। हारून सरफ दियाल साहब, आपका इंतहाई शुक्रिया। आसमा शहजाद साहिबा, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब, आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ। रमान बादशाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब ये फ़ैसला आप पर ही छोड़ने जा रहे हैं कि किस तरह आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं या क्लाइमेट चेंज में आप अपना किरदार किस हद तक बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं या निभा सकते हैं। दीजिएगा इजाज़त अमीन मशाल को, और अपने मुआशरे और अपने बड़ों का इंतहाई ज़्यादा एहतराम कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।